हेलो एवरीवन। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं 3 कंसेप्ट्स के बारे में, जिसमें से एक कंसेप्ट बहुत ही छोटा है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है उसके ऊपर टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल टाइप है तो इसके क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, सेकंड हम लोग सीखेंगे पॉइजन्स रेशियो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट बहुत ही ईजी, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। और फिर लास्ट में हम लोग सीखेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। 2 थर्मल स्ट्रेस आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है, बट क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला वगैरह कंसेप्ट वगैरह यूज होता है तो इसीलिए हम लोग उसको आज ही कवर कर लेंगे। बाकी उसके बारे में डीप में आप लोग अगले लेक्चर में जान जाओगे। ठीक है, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब भी चालू होगा, इसके बाद तुरंत चालू होगा, खैर वो। ठीक है, आज हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से वो वैसे तो आते नहीं है जेईई मेंस वगैरह में। हाँ, एक बार जी एडवांस में क्वेश्चन आया था, सो वाला डिस्कस हम लोग कर लेंगे। और नॉर्मल ग्राफिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ठीक है, मतलब आपको कर्व बना के दे देगा और फिर पूछेगा किसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है, किसका यंग्स मॉड्यूलस कम है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। पॉइजन्स रेशियो से न्यूमेरिकल आ सकता है, बट जेईई वगैरह में ये सब क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, और रही बात थर्ड टॉपिक जो हमारा थर्मल स्ट्रेस है, तो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कई सारे कंसेप्ट मिला जुला के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से और समझेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुक्स लॉ, राइट। यहां पे हम रखेंगे स्ट्रेस और यहां पे हम रखेंगे स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इनका ग्राफ कैसा बनता है वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे वायर है और वायर में आपने बाल्टी लटका दी है और बाल्टी का मास नेग्लिजिबल है बताओ जो भी है, मतलब देखो यहाँ पे आपने इतना बड़ा लोड हैंग कर दिया है। अब आपने अगर 1 kg का लोड डाला है तो रस्सी थोड़ा सा नीचे आएगी। आपने 2 kg का लोड डाला, रस्सी और की नीचे आएगी। आपने 3 kg का लोड डाला, रस्सी और नीचे आएगी। रस्सी नहीं, वायर बोलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जो भी वायर है, ये कॉपर वायर हो, एल्यूमिनियम वायर हो, जो भी वायर हो, आप जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा इलॉन्गेट होगा, वायर या फिर जो भी हो। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेस है वो हम लोग जितना बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो हुक्स लॉ भी तो यही था। हुक्स लॉ क्या कहता था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। याद रखना, क्योंकि लिमिट तक ही ना, लिमिट के बाद तो चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं। यहाँ पे आपने पहले 1 kg का लोड रखा, ये नीचे आया थोड़ा सा, फिर आपने 2 kg का लोड रखा और नीचे आया, आपने 3 kg का लोड रखा और नीचे आया, आपने 4 kg का लोड रखा और नीचे आया। मतलब जितना आप लोग यहाँ पे लोड बढ़ा रहे हो उतना ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। वायर इलॉन्गेट हुआ मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन आया ना। तो मतलब जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में जो ग्राफ है वो शुरू में होता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ शुरू में होता है एक स्ट्रेट लाइन। लेट से हमारा ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। अब सपोज आपने बहुत ही ज़्यादा लोड रख दिया यहाँ पे, लेट से आपने 20 kg रख दिया, तो इतना ज़्यादा लोड तो अब ये वायर संभाल नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा? 20 kg लोड के कारण ये वायर थोड़ा सा ज़्यादा इलॉन्गेट हो जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये प्लास्टिक है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा खींचा और फिर छोड़ा तो नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा खींचा छोड़ा तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसा ही होगा ना नॉर्मल अगर कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा तो। वैसे तो ये प्लास्टिक है। मतलब जितना आपने स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन आया, और एक बार आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो स्ट्रेन भी कम हो गया। देखो, स्ट्रेस जब आप इतना कर दोगे तो स्ट्रेन इतना हो जाएगा, स्ट्रेस इतना कर दोगे स्ट्रेन इतना हो जाएगा, स्ट्रेस इतना कर दोगे स्ट्रेन इतना हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे लाइन आगे जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब ये पॉइंट पे देखो स्ट्रेन इतना है और स्ट्रेस इतना है। ये कुछ वैल्यू होगी, आपको एग्जाम में वैल्यू भी प्लॉट करके ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पे मेरे पास ये है, तो इसको मैंने अगर ज़्यादा इलॉन्गेट कर दिया तो देखो इसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। मतलब ये ज़्यादा इलॉन्गेट हो गया, इसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वायर में अगर मैंने ज़्यादा लोड बढ़ा दिया तो वायर में परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। परमानेंट स्ट्रेन मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा और स्ट्रेन ज़्यादा आ जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले मैं जब लोड बढ़ा रहा था तो स्ट्रेन भी उसके प्रोपोर्शनल था। देखो मैंने स्ट्रेस इतना किया, स्ट्रेन इतना हुआ, स्ट्रेस इतना किया, स्ट्रेन इतना हुआ। बट मैंने अब देखो स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया है। यहाँ पे देखो स्ट्रेस कितना बढ़ा है, इतना सा बढ़ा है, बट स्ट्रेन देखो कितना बढ़ गया। स्ट्रेन देखो यहाँ तक पहुँच गया और मैंने स्ट्रेस यहाँ से जस्ट यहाँ किया। स्ट्रेस मैंने इतना बढ़ाया और स्ट्रेन देखो इतना बढ़ गया। अभी तक कैसा था, स्ट्रेस इतना बढ़ रहा था तो स्ट्रेन भी इतना ही बढ़ रहा था, बट अभी ये चेंज हो गया। तो एक पॉइंट आता है जहां पे परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। अब ये पॉइंट पे परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है। मतलब यहां से अगर आप इस लोड को पूरा हटाते हो तो पूरा वायर तो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया। देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो, इसको लेट से ओ डैश बोलते। तो यहाँ पे देखो ये परमानेंट स्ट्रेन हो गया। अभी तक ये पॉइंट से पीछे आना चाहो, ये देखो चले आए ओरिजिन पे। ये पॉइंट से पीछे आना चाहो चले आए, ये पॉइंट से पीछे आना चाहो चले आए। बट ये पॉइंट से जब पीछे आना चाहोगे नहीं आ पाए, यहीं तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे ये आ गया परमानेंट स्ट्रेन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट स्ट्रेन। अब इसके आगे क्या होगा, सपोज आपका मन नहीं भरा, परमानेंट स्ट्रेन आने के बाद आप फिर भी लोड बढ़ाते गए, लोड बढ़ाते गए, लोड बढ़ाते गए, तो आगे ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अरे ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे नीचे आ गया, जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, सो ये ग्राफ कुछ आगे ऐसा चला जाएगा। सपोज ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो जैसे ही आप लोगों ने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन और ज़्यादा आने लगा, और यहाँ से आप देखो पीछे आना चाहो तो स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ से पीछे आओ, देखो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉइंट टी पे क्या हुआ, पॉइंट टी पे ये वायर टूट गया, ठीक है। पॉइंट टी पे क्या हुआ, पॉइंट टी पे ये वायर टूट गया, इसीलिए हम लोग पॉइंट टी को बोलते हैं रप्चर पॉइंट। यहाँ पे आप लोग शुरू में देखो क्या हो रहा था, शुरू में आप स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, स्ट्रेन बढ़ रहा था, प्रोपोर्शनल था डायरेक्टली। बट हुक्स लॉ भी एक सर्टेन लिमिट तक वैलिड है, उस लिमिट के आगे जाओगे तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं है। तो ये हम लोग लिमिट से आगे चले गए। तो लिमिट से आगे जाने के बाद आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, और अब की बार एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया। और ये परमानेंट स्ट्रेन कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अब जैसे आप प्लास्टिक को किसी को ऐसे खींच दो तो वो थोड़ा सा तो अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा, अपनी साइज को रीगेन करेगा, बट ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आ जाए, ओरिजिनल साइज में दोबारा आ जाए, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो वैसे इस वायर के साथ जब आप इस पे ज़्यादा लोड लगा दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी से ज़्यादा, लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा लोड लगा दोगे, तो फिर ये वायर अपनी ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा। तो ये देखो परमानेंट स्ट्रेन यहाँ पे पैदा हो जाएगा। और परमानेंट स्ट्रेन होने के बाद भी आप लोड लगाए जा रहे हो तो उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, और फिर जो वायर है वो लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगेगा। ये जो वायर है आपका, इस पर अगर और ज़्यादा फिर लोड लगाओगे तो ये लिक्विड की तरह फ्लो करने लगेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये वायर टूट जाएगा। ये पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये वायर टूट जाएगा। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉइंट ई पॉइंट डी से नीचे है, देख रहे हो ध्यान से, पॉइंट ई पॉइंट डी से नीचे है। मतलब अगर आप लोग एक बार पॉइंट डी तक पहुंच गए तो पॉइंट ई पर स्ट्रेस ज़्यादा है या पॉइंट डी पर स्ट्रेस ज़्यादा है, पहले ये बताओ। पॉइंट डी पर स्ट्रेस ज़्यादा है या पॉइंट ई पर स्ट्रेस ज़्यादा है? पॉइंट डी पर स्ट्रेस ज़्यादा है। तो फिर ई पर क्यों टूट गया? क्योंकि पॉइंट डी है ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक बार आप पॉइंट डी पर पहुंच गए तो वहां से आपका टूटना तय है। जैसे इस वायर पे आप लोगों ने मैक्सिमम लोड अगर डाल दिया तो फिर इसका टूटना तय है। भले आप 2 किलो 3 किलो निकाल लो, बट ये टूट कर ही रहेगा। अब तो जैसे इसका लिमिटेड वैल्यू था 20 kg, आपने 30 kg डाल दिया, तो 30 kg इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर है तो आप 30 में से 28 कर दो, 25 कर दो, तो भी ये टूट ही जाएगा। इसलिए देखो ई डी से कम है, मतलब ई पे जो स्ट्रेस है वो डी से कम है, बट फिर भी ये टूट जाएगा। क्योंकि एक बार आप अपनी लिमिटेड वैल्यू पे पहुंच गए, एक बार आप ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच गए तो कितना भी पाप धो लो दोबारा नहीं आ पाओगे। ठीक है, टूटना तय है। सो एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखते हैं और इस कर्व को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, देखो ओ ए क्या है? ओ ए हमारा वो पॉइंट है जहां पे हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ओ से लेके ए तक। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते हैं। फिर क्या हुआ, फिर ए देखो हमारी लिमिट आ गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए पे लिमिट आ गई ना प्रोपोर्शनैलिटी की। इसके आगे हम लोग जा रहे तो थोड़े से स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जा रहा है, राइट। तो इसकी वजह से ए को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहां तक वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक था, इसके आगे वो प्लास्टिक बन जाएगा, सॉरी इलास्टिक प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक लिमिट मतलब इसके आगे ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। आप स्ट्रेस लगाओगे इसमें परमानेंट स्ट्रेन आएगा। इसके आगे देखो ना, बी के आगे आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा आपने स्ट्रेस बढ़ाया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, राइट। डी से नीचे आओ, देखो यहाँ पे परमानेंट स्ट्रेन। अब डी से ऐसा नहीं हो रहा है कि डी से आप लोग ओरिजिन पे पहुंच जाओ या ओ डैश पे पहुंच जाओ, बी से एक बार आप निकले तो परमानेंट स्ट्रेन फिर आ ही रहा है, तो इसलिए बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके, अब देखो ए से बी क्या हो रहा है, ए से बी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ध्यान से देख रहे हो, थोड़ा सा आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, परमानेंट स्ट्रेन आ जा रहा है ए से बी में, तो ए से बी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। ओ बी क्या है, ओ से लेके बी तक अगर जाओगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक रीजन। ठीक है, ओ से लेके बी तक क्या है, पूरा इलास्टिक रीजन है। यहाँ पे इलास्टिसिटी है, जैसे आप लोग किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, वायर को जब आप लोग स्ट्रेच कर रहे हो तो यहाँ पे उसके पास इलास्टिसिटी है, ओ से लेके बी तक। फिर बी से लेके डी तक क्या है, बी से लेके डी तक है प्लास्टिक रीजन। ध्यान से देखो, बी से लेके डी तक में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो देखो परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है, राइट, स्ट्रेन एकदम परमानेंट आ रहा है। बी के आगे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ से आप ओरिजिन पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ से स्ट्रेन बढ़ा रह जा रहा है, परमानेंट रह जा रहा है। जैसे बी पे देखो, बी से आप ओरिजिन पे नहीं गए, ओ डैश पे गए, तो यहाँ पे ये परमानेंट स्ट्रेन हो गया, फिक्स्ड है ये। ठीक है, तो बी के आगे कोई भी पॉइंट लो, वहां पे परमानेंट स्ट्रेन ही आएगा। मतलब बी से लेकर डी तक क्या है, प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक ऐसी होती है ना, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, वो इलॉन्गेट हो गया परमानेंटली, वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाएगा। तो बी से लेकर डी तक होगा प्लास्टिक रीजन। डी है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, मतलब डी वो लिमिट है जहां पे उसका टूटना तय है। अगर आप डी तक पहुंच गए तो कोई भी चीज हो उसका टूटना तय है। फिर पॉइंट ई है रप्चर पॉइंट, मतलब ई पर वो टूट गया। और डीई के बीच में क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दोगे तो डीई में वायर विल फ्लो लाइक लिक्विड। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको इमेजिन नहीं होगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, वायर लिक्विड की तरह कैसे फ्लो हो सकता है, बट यस ये होता है। डी से लेके ई के रीजन में जब आप एक बार ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप लोड हटा दो या लोड रखे रहो, वायर जो होगा वो लिक्विड की तरह फिर फ्लो करने लगेगा, मतलब ऐसा एकदम भागने लगेगा। सो आपको इमेजिन हो रहा होगा कि यार वायर लिक्विड की तरह फ्लो हो रहा है। वेल ये आइडियल कंडीशन है, मतलब आप लोग इतना आसानी से इसको प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम्स देखा होगा वायर को स्ट्रेच करो वायर टूट जाता है, लिक्विड की तरह वो कब फ्लो करता है। बट रियलिटी में ऐसा ही होता है, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ाओगे और फिर एक बार ब्रेकिंग स्ट्रेस तक आप पहुंच गए तो उसके बाद जब आप छोड़ोगे तो स्ट्रेस उसमें मतलब उसमें से लोड या तो कम कर दो या तो बढ़ा दो, चाहे जो कर दो, एक बार वो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे चला गया तो वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक वो लिक्विड की तरह फ्लो करता रहेगा। मतलब डीई में वायर विल फ्लो लाइक लिक्विड। ओ से लेके ओ डैश क्या है, परमानेंट स्ट्रेन है। बोलो पूरा कर्व समझ में आया, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है, कर्व बना के दे देगा और फिर बोलेगा एक का ग्राफ ऐसा है, एक का ग्राफ ऐसा है, बताओ किसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा कौन ज़्यादा स्ट्रेस सह सकता है, राइट। तो कर्व को दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन आ रहा था, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमने थोड़ा सा ही लोड बढ़ाया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही लोड बढ़ाया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया, परमानेंट वाला। अब यहाँ से अगर हम लोड हटा रहे हैं तो एक परमानेंट स्ट्रेन रह जा रहा है, मतलब वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे आपने स्ट्रेस जब बढ़ा दिया तो परमानेंट स्ट्रेन आ गया, फिर उसके बाद आप लोड घटाओगे, लोड घटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा, एक परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। फिर आपने बी से क्या किया, और लोड बढ़ाना चालू किया, आपसे रहा नहीं गया, आपने और लोड बढ़ाया, और लोड बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे बी और डी के बीच में आ गया प्लास्टिक रीजन। मतलब वहां पे आप लोग लोड बढ़ा रहे हो, परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है, वो वायर अब दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। बी से लेकर डी प्लास्टिक रीजन। फिर डी पे आ गया ब्रेकिंग स्ट्रेस, आपने इतना ज्यादा लोड रख दिया कि ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया एकदम, अब वो संभल ही नहीं सकता। अब आपको लगा कि अब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है तो कुछ कुछ स्ट्रेस निकाल देते, क्या पता बच जाए, तो आप वहां से लोड कम कर दो या ज्यादा कर दो, वो रप्चर पॉइंट तक जाएगा और वायर टूट जाएगा। ठीक है, ई को हम लोग बोलते हैं रप्चर पॉइंट। और डी से लेके ई के बीच में वायर लिक्विड की तरह फ्लो होगा, जब उस पर बहुत ज्यादा लोड आप लोग टांग दोगे तो इट विल फ्लो लाइक लिक्विड। ओके,
सो ओ ए है हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ए है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये स्ट्रेस मैंने ग्राफ के लिए लिखा है, यहाँ कुछ लोग इसी के बाजू में लिख रहे हैं, अरे भाई तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ठीक है। बी है हमारा इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक इलास्टिसिटी थी, इसके आगे पूरी प्लास्टिसिटी आ गई। ए बी में क्या हो रहा है, ए बी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। ओ बी में इलास्टिक रीजन है, ओ से लेके बी तक देखो इलास्टिक रीजन है, यहाँ पर वो इलास्टिक था। बी डी में प्लास्टिक रीजन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लास्टिसिटी आ गई पूरी की पूरी, और जैसे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है पूरा का पूरा। डी पे हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस, ई पे हमारा रप्चर पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो पॉइंट जहां पे जाने के बाद उसका टूटना तय है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो पॉइंट जहां पे जाने के बाद उसका टूटना तय है, ठीक। फिर ई है हमारा रप्चर पॉइंट, जहां पे वो टूट ही जाएगा, और डी में वायर जो होगा वो लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा, और ओ डैश है हमारा परमानेंट स्ट्रेन। समझ में आए सारे पॉइंट्स? चलो सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे इलास्टोमर क्या होता है, टेंजाइल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर पाओ, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे डक्टाइल, टेंजाइल। डक्टिलिटी का मतलब आप लोग जानते हो, डक्टिलिटी का मतलब क्या, उसको जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच कर सके वो डक्टाइल होता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी मतलब लार्ज प्लास्टिक रीजन, डक्टिलिटी मतलब लार्ज प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक रीजन कौन सा वाला है यहाँ पे, बी से लेकर डी तक, मतलब बी डी जिसका बड़ा है उसकी डक्टिलिटी हाई होगी। सपोज आपको दो कर्व बना के दे दिया, एक कर्व ऐसा है, वाह, एक कर्व ऐसा है, और यहाँ पे पॉइंट डी है ऐसा बोला, और एक कर्व ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, तो इसकी डक्टिलिटी हाई होगी, ठीक है। ग्राफ बना के पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखो। तो डक्टाइल मतलब होता है लार्ज प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक प्लास्टिक रीजन, ओके सॉरी। नेक्स्ट आता है ब्रिटल, विच इज मोर ब्रिटल। जानते हो आप लोग ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब जैसे जो चीज़ें तुरंत टूट जाए, जैसे बादाम, काजू खाओ तुरंत टूट जाता है, उसमें कुछ प्लास्टिसिटी होती है क्या? नहीं। बिस्किट खाओ तुरंत टूट जाता है ना, कड़क करके। सो ब्रिटल मतलब स्मॉल प्लास्टिक रीजन। सो विच इज मोर ब्रिटल अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग देख लेना, जिसका प्लास्टिक रीजन कम होगा। यहाँ पे देखो किसका प्लास्टिक रीजन कम है, ऑब्वियसली इस बी वाले का प्लास्टिक रीजन कम है, तो बी वाला ब्रिटल होगा और ए वाला डक्टाइल होगा, राइट। और एक कंसेप्ट है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इलास्टोमर मतलब प्लास्टिक रीजन उसमें होगा ही नहीं, नो प्लास्टिक रीजन। तब होगा क्या, उसके पास सिर्फ इलास्टिक रीजन होगा, इट हैज ओनली, उसके पास सिर्फ इलास्टिक रीजन होगा, और फिर सीधा रप्चर पॉइंट आएगा, प्लास्टिक रीजन वहां पे होगा ही नहीं। इट हैज नो नहीं, इट हैज ओनली इलास्टिक रीजन, ठीक है। इट हैज ओनली इलास्टिक रीजन। इसका एग्जाम्पल, अरे इसका एग्जाम्पल तो बचपन से जानते हैं हम लोग, रबर। रबर को देखो आप लोग, उसमें स्ट्रेन आता है क्या कभी? हाँ, थोड़ा बहुत आता रहेगा, बट इतना स्ट्रेन नहीं आता है कभी भी, राइट। तो उसमें सिर्फ इलास्टिक रीजन होता है, या तो आप लोग उसको खींचते जाओ, उसमें स्ट्रेन नहीं आता है, वो सीधा क्या करता है, वो सीधा टूट जाता है अगर आपने ज़्यादा खींच दिया तो। मतलब उसमें सीधा क्या आता है, उसमें सीधा रप्चर पॉइंट आता है, या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है, उसमें कोई भी ऐसा प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। तो अगर आपको पूछ ले आउट ऑफ द गिवन ग्राफ्स विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन इलास्टोमर, तो ऐसा ग्राफ देख लेना जहाँ पे बी डी वाला रीजन ना हो, बी से लेकर डी तक वाला रीजन ना हो, समझ जाना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? डक्टाइल मतलब लार्ज प्लास्टिक रीजन, बीडी वाला रीजन बड़ा होगा। ब्रिटल मतलब स्मॉल प्लास्टिक रीजन, बीडी वाला रीजन छोटा होगा। और इलास्टोमर मतलब प्लास्टिक रीजन उसमें होगा ही नहीं, बीडी उसमें गायब होगा। सीधा सीधे ग्राफ ऐसा रहेगा, यहाँ से उठेगा सीधा ए पे जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, सीधा यहाँ से उठेगा ए से और ई पे जाएगा सीधा, मतलब उसमें सीधा क्या होगा, उसमें सीधा रप्चर पॉइंट आएगा। इसका एग्जाम्पल है रबर, ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसके 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, सो ये क्वेश्चन जे एडवांस का है, देखते हैं। ट्विस्ट क्या किया, ट्विस्ट कुछ नहीं है, बस जहां स्ट्रेन था वहां स्ट्रेस कर दिया और जहां स्ट्रेस था वहां स्ट्रेन कर दिया है, और कुछ कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना है, थोड़ा सा ग्राफ को, ये जो स्ट्रेन है ये वाई एक्सिस पे डाल दिया, इसको एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए था, और जो स्ट्रेस है उसको एक्स एक्सिस पे डाल दिया, वाई एक्सिस पे रहना चाहिए था। तो बस थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है कि अगर ये ग्राफ सीधा होता,
मतलब ये स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस ना होके स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन होता तो ये ग्राफ कैसा दिखता। तो ये देखो नीचे वाला जो मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये ऐसा दिखता, और ऊपर वाला मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, खैर इसी में समझते हैं हम लोग, जाने दो। ऑप्शंस पढ़ते, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। P हैज मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। अब टेंजाइल का मतलब मैंने आपको देखो इसीलिए बताया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में बहुत दिखेंगे। ये तो गलती से जे एडवांस में आ गया था, चांस नहीं रहता ज्यादा। ठीक है, तो P हैज मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। टेंजाइल स्ट्रेंथ मतलब लार्ज प्लास्टिक रीजन। तो इसका प्लास्टिक रीजन दिख रहा है, मुझे तो इसका प्लास्टिक रीजन दिख ही नहीं रहा है। देखो सीधा सीधा यहाँ पे शुरू हुआ और आगे गया ही नहीं, और इसका प्लास्टिक रीजन देखो यहाँ पे इसका पॉइंट है और फिर ये देखो इतना बड़ा प्लास्टिक रीजन है। तो ऑब्वियसली P का प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, तो P के पास ज्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ होगी एज कंपेयर टू Q। P इज मोर डक्टाइल देन Q। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का भी वही मतलब होता है लार्ज प्लास्टिक रीजन। टेंजाइल डक्टाइल दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट होगा। टेंजाइल डक्टाइल दोनों मैंने साथ में आपको लिखा है ना, लार्ज प्लास्टिक रीजन। P इज मोर ब्रिटल देन Q। ब्रिटल मतलब स्मॉल प्लास्टिक रीजन। अब स्मॉल प्लास्टिक रीजन तो Q का है, Q का देखो प्लास्टिक रीजन लगभग है ही नहीं, नेग्लेजिबल है, और P का तो बहुत बड़ा है। तो Q इज मोर ब्रिटल देन P आएगा, बट यहाँ पे P इज मोर ब्रिटल देन Q लिख दिया, तो ये C वाला गलत है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ P इज ग्रेटर देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ Q। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है जितना ज्यादा स्ट्रेस और जितना कम स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है Q का स्ट्रेस लगभग इसी के बराबर है, बट स्ट्रेन बहुत कम है Q का स्ट्रेन सिर्फ इतना है और इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब Q का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था, ऑप्शन ए और बी यहाँ पे करेक्ट थे। इतना इजी क्वेश्चन देखो आ जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं पॉइजन्स रेशियो। चलिए बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन जहर वाला पॉइजन नहीं, ठीक है, ये वाला पॉइजन जो स्पेलिंग मैंने लिखी है। पॉइजन्स रेशियो बहुत ईजी है समझने के लिए, बस आपको नाम देख के लग रहा होगा अरे ये क्या है। देखो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, सपोज हमारे पास ये रॉड है, हमने यहाँ पे स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस के कारण ये रॉड ऐसे खींच गया। हम लोग हर बार क्या ले रहे थे, वायर ले रहे थे। सपोज मैंने कोई ड्रम ले लिया, अब सपोज सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है, ये आया सिलेंडर। अब सिलेंडर मतलब एलपीजी नहीं होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं सिलेंड्रिकल शेप में, तो आप लोग सीधा वहीं पे मत जाया करो कि अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ से लगाई फोर्स, तो हम जब यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वायर का तो ठीक था भाई, वायर ऐसा होता है फोर्स लगाया तो थोड़ा सा खींच जाता है। बट ड्रम के साथ क्या होगा, मतलब कोई सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास कुछ है तो इसके साथ क्या होगा, फोर्स लगाने पे इसके साथ दो चीजें होंगी। देखो क्या, वेल डन। देखो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पहली बात तो देखो इसका जो रेडियस था वो कम हो जाएगा। ये देखो रेडियस कम हो गया, मतलब किसी भी चीज को अगर आप ऐसे खींचो, तो ऐसे खींचने पे यहां से भी वो दबेगा और यहां से वो बढ़ेगा, या उल्टा करो यहां से ऐसे प्रेस करो तो प्रेस करने पे वो यहां से बढ़ेगा और यहां से कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी साइज यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, डेल्टा एल यहाँ पे आया है, पूरी लेंथ कितनी थी एल। तो यहाँ पे स्ट्रेन तो आया है, बट यहाँ पे एक और स्ट्रेन आया है, ये वाला साइड वाला जिसको हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका मीनिंग होता है रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यही इसका मतलब होता है कि कितना ज्यादा लैटरल स्ट्रेन आया, कितना ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, दोनों का रेशियो निकाल दो, वही हो गया तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो। याद रखना हमेशा पॉइजन्स रेशियो कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0.5। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि विच कैन नॉट बी द आउट ऑफ द गिवन इक्वेशंस, आउट ऑफ द गिवन रिलेशंस विच इज नॉट करेक्ट। तो वहाँ पे पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस, बहुत सारी चीजें दी रहेंगी, तो वहाँ पे समझ जाना पॉइजन्स रेशियो हमेशा 0.5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5 रहेगा या उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा कभी वो हो नहीं सकता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स के पॉइजन्स रेशियो दिए गए, जिसमें से डायमंड का सबसे हाईएस्ट आई थिंक 0.42 है, ठीक है, ओके आई हैव टू चेक, यस 0.42 गोल्ड का है, गोल्ड का, डायमंड का नहीं है। सो गोल्ड का यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो सबसे हाईएस्ट होता है 0.42, और ग्लास का सबसे लोवेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, ठीक है। सो ये होता है पॉइजन्स रेशियो। गोल्ड का इतना ज़्यादा पॉइजन्स रेशियो क्यों होता है, क्योंकि उसको स्ट्रेच करना मुश्किल है ना। अब हाँ, तो इस पे दोबारा से आते हैं हम लोग।
इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि यार दिख तो रहा है कि ये मोटा था थोड़ा सा पतला हो गया। अच्छे से समझते। देखो सपोज ये आपके पास सिलेंडर थी, आपने यहाँ से लगाया फोर्स, तो फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, इसकी साइज थोड़ी सी चपटी हो जाएगी और ये थोड़ा सा देखो इलॉन्गेट हो गया। अब समझ आया क्या हुआ? बड़ा सा सिलेंडर था, आपने नीचे से फोर्स लगाया, तो नीचे से फोर्स लगाने के कारण उसका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो आया, नीचे से उसकी हाइट तो बढ़ी, बट साथ में उसकी साइड से भी हाइट घट गई। जैसे आपको कोई खींच रहा है ऊपर से भी नीचे से भी, तो आप यहाँ से थोड़े से दब जाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे ही आप लोग फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन भी आता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आता है। अब तक हम लोग ये सब नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट वायर्स। वायर्स में भी आता है बट ना के बराबर होता है। अब वो भी लेने लगेंगे तो कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन कहाँ पे आएगा? लेट से यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन आया डेल्टा आर का। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन आया डेल्टा आर का, ओरिजिनल लेंथ थी आर, रेडियस मतलब रेडियस की बात कर रहे, ओरिजिनल लेंथ थी एल और स्ट्रेन आया डेल्टा एल का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। माइनस क्यों? क्योंकि हाँ यार क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रेस हो रहा है ना। नहीं, प्रेस करेंगे तो ये तो चौड़ा भी होगा, इलोंगेट भी होगा। तो प्रेस करते टाइम लेंथ घटेगी, उसके लिए माइनस, और इलोंगेट करते टाइम चौड़ाई घटेगी, उसके लिए माइनस। तो दोनों का अलग अलग है। जब आप लोग इसको कंप्रेस करोगे तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कम होगा, तो उसके लिए माइनस। जब आप लोग इसको एक्सपांड करोगे तो वहां पे लेटरल स्ट्रेन कम होगा, तो उसके लिए माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉइजन्स रेशियो को हमें पॉजिटिव रखना होता है। तो समझ में आया ये क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हम लोग ऐसा एक्सपांड करते हैं, ऐसा स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसमें लेटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ लेटरल स्ट्रेन भी आता है, मतलब वो साइड से भी पतला होता है और लॉन्जिट्यूडनल बड़ा भी होता है वो। या कंप्रेस करो तो लॉन्जिट्यूडनली वो छोटा भी होगा और लेटरली बढ़ेगा भी। तो यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए मैंने बताया कि लेट से हमारा सिलेंडर था, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा होता है पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम लिखते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये होता है उसका फॉर्मूला। सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल। चलिए, सो पॉइजन्स रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। डिनोट करते इसको सिग्मा से, इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके, सो न्यूमेरिकल एक तो दिया था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अब टेक्स्ट बुक में आपके। कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो। यस, अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.22 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 9th। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.22 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इफ अ लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू सीधा सीधा आपको दे दी है, मतलब डेल्टा आर बाय आर आपको सीधा सीधा मिल गया है। तो सिग्मा कैलकुलेट करना है, मीन्स यूनिट डेल्टा एल बाय एल। राइट, आपको डेल्टा आर बाय आर मिल गया है, तो डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या पता है आपको? एरिया है 1.22 मिलीमीटर स्क्वायर और फोर्स दिया न्यूटन में, तो इसको हम लोगों को मीटर में चेंज करना होगा। मिलीमीटर स्क्वायर है, राइट, तो हमें एक मिलीमीटर को फिर दूसरे मिलीमीटर को, दोनों को चेंज करना होगा। सो पहले के लिए 10⁻3, दूसरे के लिए 10⁻3, तो ये आ गया 12 × 10⁻⁻7। 7 कैसे हो गया? अरे ये पॉइंट हटाया ना मैंने, तो एक और जीरो लेना पड़ा मुझे, और 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6 हो गया था। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो एरिया ये मिल गया। फोर्स भी हमें पता है 120 न्यूटन की, ठीक है, और डेल्टा आर बाय आर भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.455। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1.455 × 10⁻⁻3। सो डेल्टा एल बाय एल चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें गैमा का फॉर्मूला लगा के डेल्टा एल बाय एल निकालना होगा। सो गैमा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अब आपको। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। सो व्हाट वी वांट, वी नीड डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, तो बाकी सबको इधर कर दो। सो डेल्टा एल बाय एल का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए गैमा। ध्यान से देखो, डेल्टा एल मैंने यहाँ लाया, गैमा को वहाँ ले गया, और एफ को मैं यहाँ लेकर आया। मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक, डेल्टा एल को वहाँ लेकर गया, एल को नीचे लेकर आया। सो डेल्टा एल अपॉन एल और गैमा को वहाँ भेजा, तो एफ अपॉन ए बाय, मतलब ए गैमा, ठीक है। सो डेल्टा एल बाय एल हमें चाहिए। एफ कितना है? 120 न्यूटन का। ए कितना है? 12 × 10⁻⁻7 का। और गैमा कितना है? 2 × 10⁻11 दिया ना आपको। सो 12 10 जा, 2 5 जा, सो ये आ गया 5 अपॉन 10⁻4। सो ये आ गया 5 × 10⁻⁻4।
ये आ गया डेल्टा एल बाय एल। ओके, सिग्मा निकालते। सिग्मा का फॉर्मूला है डेल्टा आर बाय आर, मतलब 1.455 इंटू 10⁻³ और अपॉन 5 इंटू 10⁻⁴। सो ये आ जाएगा 1.455। चलो एक काम करो, इधर से एक पॉइंट बढ़ा लो, सो ये आ जाएगा 14.55 इंटू 10⁻⁴ और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2.91। अरे ये क्या हो गया, 2.91 कैसे आ गया, जादू हो गया ये तो। 1.455 इंटू 10⁻³ था, 10⁻⁴ था, तो मैंने उसको 14 बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ी हुई है। 12 10 जा हुआ, 2 5 जा हुआ, 10⁻11 माइनस 10⁻7। ओके, सो 12 इंटू 10⁻7। सॉरी गाइस, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। ये 1.455 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, सो ये -4 आएगा 1.455। तो ये 14.44 इंटू 10⁻² नहीं लिख के मैं 1.455 ही लिखता हूँ। फिर 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल होगा, यहाँ भी वही करता हूँ और कहीं। सो ये एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। सो 0.291 का यहाँ पे आएगा पॉइजन्स रेशियो। क्वेश्चन में मिस्टेक था, टेक्स्ट बुक में 1.455 मिलीमीटर दिया है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में 1.455 इंटू 10⁻⁴ मीटर देना चाहिए था। ठीक है, अब हुआ होगा कुछ, जाने दो। सो ऐसी वैल्यू रख के आप लोगों को ऐसा नॉर्मली सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पॉइजन्स रेशियो भी खत्म होता है। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, थर्मल एक्सपांशन का, मतलब थर्मल स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। चलिए, सो अब हम बात करने वाले थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में। सो कुर्सी की पेटी बांध लें, एकदम अलग टॉपिक है ये। ओके, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने टॉपिक्स को यहाँ पे सही से अरेंज नहीं किया, बिकॉज टॉपिक्स जैसे रहने चाहिए थे, कैसे रहने चाहिए थे, मतलब थर्मल स्ट्रेस एक अलग टॉपिक है, सो इसका अलग वीडियो रहना चाहिए था, बट यहीं पे मुझे रखना पड़ रहा है, वरना मैं किधर लेकर जाता। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो चुना। सो अलग वीडियो ना बनाने से अच्छा मैंने बोला इसी में रख देते हैं। तो ब्रेक लेके भी देख सकते हो आप लोग, अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो। ठीक है, मतलब पक चुके हो तो इससे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एकदम सेपरेट टॉपिक है। देखो, हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप लोग हीट करते हो, किसी भी चीज़ को, तो वो एक्सपांड करती है, और कूल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। राइट, बचपन से आप लोग जानते हो। तो अगर किसी रॉड को आप लोग हीट करते हो और सपोज किसी मतलब ऐसी चीज़ को हीट करते हो जो ऐसी पतली सी लीनियर चीज़ है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सपांशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। जैसे पेंसिल जैसा आपके पास कुछ है, पेंसिल जैसी स्टिक है, पेंसिल जैसा रॉड है, तो उसको आप लोग हीट करोगे तो वो एक्सपांड होगा। उस एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, और एक्सपांशन के कारण लेंथ में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। लीनियर एक्सपांशन है। हाँ, वैसे एक्सपांशन 3 टाइप के आप पढ़ोगे थर्मल एक्सपांशन में अगले ही चैप्टर में, एरियल, सुपरफिशियल, बहुत सारे, मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, बट लीनियर आज हम लोग पढ़ रहे। तो एक्सपांशन कितना ज़्यादा होगा, एक्सपांशन मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आता है एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। सो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर में चेंज लाओगे उतना ही ज़्यादा एक्सपांशन होगा। क्या यहाँ पे टी लिखना सही था, टी क्या था, टी तो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है ना। हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लाना है टेम्परेचर में, जितना ज़्यादा चेंज रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा। अल्फा कोएफिशिएंट है हर मटेरियल के लिए अलग अलग। एल क्या है, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है। सपोज ओरिजिनल लेंथ ऑलरेडी इतनी है तो उसमें एक्सपांशन आप लोग कराओगे तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो जितना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक एल, एल मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ, ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा एक्सपांशन होगा, छोटी होगी तो कम एक्सपांशन होगा। अल्फा कोएफिशिएंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, बाद में आती है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद, जाने तो बाद में देखेंगे। और तीसरा टेम्परेचर में आपने कितना चेंज लाया, 50 डिग्री का लाया ज़्यादा होगा, 100 डिग्री का लाया और ज़्यादा होगा। तो इन सभी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाय एल। थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल। बट मैंने बोला डेल्टा एल किसके इक्वल है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक, आराम आराम से करते चीज़ों को। तो पहले ये नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूँ ये। सो गैमा की वैल्यू हो जाएगी थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ से मुझे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी गैमा टाइम्स थर्मल स्ट्रेन। राइट,
अब थर्मल स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाय एल, और मैंने आप लोगों को बताया कि डेल्टा एल इक्वल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। इससे पहले आप जानते ही नहीं थे, नहीं जानते थे, अच्छा। सो गैमा टाइम्स एल अल्फा डेल्टा टी आया, नीचे भी एल था, एल से एल कैंसिल, सो गैमा अल्फा डेल्टा टी ये होता है थर्मल स्ट्रेस। कभी भी आपको थर्मल स्ट्रेस निकालने बोला तो वहाँ पे आपको लेंथ नहीं देगा रॉड की, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे यार लेंथ तो दिया ही नहीं है, आप क्या करूँ, तो लेंथ की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आपको गैमा मालूम रहना चाहिए, अल्फा मालूम रहना चाहिए, और कितना राइज हुआ टेम्परेचर में वो मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब बात आती है इसकी ज़रूरत क्या है। देखो ज़रूरत ऐसे है, लेट से आपने रॉड रखा है और रॉड को यहाँ से आपने फिक्स्ड रखा है, दोनों साइड से आपने उसको फिक्स्ड रखा है, और यहाँ से आप लोग उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप लोग उसको हीट दे रहे हो। तो हीट के कारण क्या होगा, ये रॉड एक्सपांड करना चाहेगा, बट आपने दोनों दीवारों के बीच में उसको फंसा के रखा है, तो ये एक्सपांड करना चाहेगा, बट इसके अंदर, इसके ऊपर लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके ऊपर लगेगा और रॉड एक्सपांड नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ये करेगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जैसे ही एक्सपांड होंगे तुरंत दीवार दोबारा से उनको दबा देगी, जैसे ही एक्सपांड होंगे फिर दबा देगी, जैसे ही एक्सपांड होंगे फिर दबा देगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सपोज ओरिजिनल लेंथ एल है तो फाइनल लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, तो ये आ जाएगा एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल से लिया कॉमन तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। OL इज नथिंग बट ओरिजिनल लेंथ। आप लोग बोल रहे हो ये कैसे, चेंज तो आया ही नहीं ना इसमें, दीवार ने तो इसको दबा दिया, नहीं, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, पर आया है। कैसे आया है, देखो, जैसे ही उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तुरंत दीवार उनको दबा देगी, फिर एक्सपांड करेंगे फिर दबा देगी, मतलब स्ट्रेन उसमें आया है बट वो दिखा नहीं हमें, क्योंकि दीवार ने उसको कंप्रेस कर दिया। कौन से स्ट्रेस से, कंप्रेसिव स्ट्रेस से। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल का फॉर्मूला एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल लिया कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ओरिजिनल लेंथ इतनी है इसकी, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, इतना होता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मतलब ट्रू लेंथ करके अल्फा दे देगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसमें। अच्छा, एक और बात कि ये दीवार इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगी, स्ट्रेस के लिए फोर्स भी जरूरी है ना, तो फोर्स ये कितना लगाएगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। कौन सा स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। एरिया तो एरिया ही रहेगा, और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू गैमा अल्फा डेल्टा टी। तो दीवार कितनी फोर्स लगाती है, दीवार फोर्स लगाती है गैमा अल्फा ए डेल्टा टी, ठीक है। ये फाइनल कंसेप्ट था इसका। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए और छुट्टी मिल जाए। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो हीट देने की वजह से आता है। जैसे यहाँ पे रॉड को मैं रख दूँ दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, तो वो रॉड एक्सपांड करना चाहेगा बट कर नहीं पाएगा, तो एक्सपांशन के बाद उसकी ओरिजिनल लेंथ ये वैल्यू रहती, बट क्योंकि एक्सपांड नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर लगा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। और जो भी फोर्स के कारण स्ट्रेस बना है उसकी वैल्यू इतनी है। अब थर्मल स्ट्रेस आप लोग निकालना चाहो तो फॉर्मूला है आपके पास, यंग्स मॉड्यूलस होता है थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गैमा टाइम्स थर्मल स्ट्रेन, फिर वैल्यू रखी आपने, आपको पता है डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। अब एरियल एक्सपांशन में बीटा आएगा, वॉल्यूम एक्सपांशन में गैमा आएगा अगले लेक्चर में थर्मल एक्सपांशन के, तो टेंशन मतलब सब कुछ सीख जाओगे। फिर एल से एल कैंसिल हुआ तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई, समझ में आया। तो इसमें कुछ खास था नहीं, हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, सो जैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन है, गैमा दिया है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, अल्फा की यूनिट क्या होती है, कई सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू होता है एल अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल किस में, मीटर में, एल किस में, मीटर में, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आएगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस। सो अल्फा की वैल्यू डिफाइंड, अल्फा की यूनिट डिफाइंड है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन, केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट, सो हम केल्विन यूज़ करेंगे, पर केल्विन, डिग्री नहीं लिखना तब, ठीक है, सेंटीग्रेड में लिखते बस। चलिए, सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा वैल्यू दी हुई है, रखो और पता कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और वो केल्विन में दिया है, तो क्या इसको हमें केल्विन में करना होगा। देखो, जब भी आपको चेंज बोले ना
तो वहाँ पे आप डिग्री में रखो या केल्विन में रखो, दो चीज़ें, फ़ारेनहाइट नहीं, डिग्री में रखो या केल्विन में रखो, बात एक ही रहेगी, आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपको सेल्सियस या केल्विन में चेंज दिया है तो, एब्सोल्यूट दिया है तो उसको बदलना होगा, बट चेंज दिया है तो आप इसमें रख सकते हो। अब इसका प्रूफ मैं अगले लेक्चर में दूंगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, इसमें क्या है। ओके, सो सॉल्व करते, स्ट्रेस पूछा है ना, तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या बताऊँ अब इसमें, गैमा ए गैमा अल्फा डेल्टा टी, खत्म। गैमा की वैल्यू बताओ 2 × 10⁸, अल्फा की वैल्यू बताओ 12 × 10⁻⁶, डेल्टा टी बताओ 50। सॉल्व कर लो, 2 12 जा 24, 10⁻² और ये 50, 50 24 जा कितना होता है, अच्छा 24 5 जा कितना होता है 120, ठीक है। सो 12 × 10⁻⁴ इज द फाइनल आंसर। कैसे है, अरे 5 को लिख दिया 5 × 10, 24 को लिख दिया 2.4 × 10, तो 10 10 हो गया 100, 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻², 10⁻², 4 10⁻4 हो गया, और 5 × 2.4 होता है 12, अरे 24 5 जा 120, तो 2.4 5 जा 12, ठीक है। सो ये आ गया हमारा थर्मल स्ट्रेस, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया बनता है कि अगर उसको एक्सपांड करने की अनुमति दे दी जाए, मतलब जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ, ये रॉड है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे 1 मिलीमीटर का जगह इसको दे दिया कि भाई तो 1 मिलीमीटर एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है। स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल = L अल्फा डेल्टा टी, बट अब की बार बोला है, मतलब चेंज इन लेंथ होता है अल्फा डेल्टा टी, तो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा L/L, बट अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला 1 मिलीमीटर एक्सपांड करने की अनुमति दी गई है, मतलब डेल्टा L - 1/L आएगा आपकी बार, ठीक है, डेल्टा L - 1/L आएगा आपकी बार स्ट्रेन, क्योंकि 1 मिलीमीटर एक्सपांड करने की परमिशन दी गई है, ठीक है। तो यही एक कंसेप्ट रहता है। अब फॉर्मूला लगा दो थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, गैमा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। सो गैमा अल्फा की जगह क्या रखोगे, गैमा टाइम्स स्ट्रेन है ना, गैमा टाइम्स थर्मल स्ट्रेन। अब थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, डेल्टा L - 1/L, डेल्टा L की जगह क्या रखोगे, चलिए सो L को यहाँ पे दोनों के साथ अलग अलग कर लो, डेल्टा L की जगह L अल्फा डेल्टा टी, इसके साथ L अलग, इसके साथ भी L अलग। सो L कितना है 5 मीटर, और 1 किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, हाँ ध्यान रखना, अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया है, ओके। सो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, देखते हैं। गैमा यहाँ से देखो L कैंसिल हो गया, सो अल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻⁶ और ये 2 × 10⁸। जरा सॉल्व कर लो, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। अल्फा कितना है 12 × 10⁻⁶ और ये है 50, 50 12 जा होता है 600, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁴। 50 12 जा 600 हुआ, 600 को मैंने लिखा 6 × 10⁻², और 10⁻², 10⁻⁻6 हो गया 10⁻⁴, तो ये हो गया 6 × 10⁻⁴। लेंथ किस में दी हुई है आपको, मीटर में, ये किस में है, मीटर में, तो यहाँ पे लिख दो। अच्छा लेंथ तो कैंसिल हो गया ना, L कैंसिल हो गया देखो, और यहाँ पे बचा 1 मिलीमीटर अपॉन लेंथ। अब मिलीमीटर को आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। अब कैलकुलेशन भारी हो रहा है तो आप पे छोड़ दूँ सोच रहा हूँ, ठीक है। सो गैमा की वैल्यू रखो 2 × 10⁸, सो अंदर है 6 × 10⁻⁴ माइनस 5 × 10⁻3, राइट। अब देखो हमने क्या किया, नीचे लिखा 5 × 10⁻, नहीं ऐसा नहीं आएगा, गलत हो गया, ऐसा आएगा 1/5 × 10⁻3। अब देखो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सो 2 × 10⁸ × 6 × 10⁻⁴ माइनस 2 × 10⁸ × 1/5 × 10⁻3, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, देखो 10⁻8 10⁻⁴ 10⁻4 आ गया, 6 2 12 आ गया, 10⁻3 और 10⁸ आ जाएगा 10⁻5/5 आ जाएगा। अब 2 5 को डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 0.4, 0.4 को मैंने लिख दिया 4 × 10⁻⁻1, ठीक है। अब और सॉल्व करो तो 10⁻4 × 12 - 4 × 10⁻4, ठीक है। अब 10⁻4 कॉमन ले लो तो आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻4। क्या जादू हो गया, मैंने 10⁻4 10⁻4 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो अंदर बचा 12 - 4, 12 - 4 इज 8, तो 8 × 10⁻4 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे स्ट्रेस का। अब कैलकुलेशन में देख लो कुछ एरर हुआ होगा, सो आई डोंट नो, बट कंसेप्ट यही है कि अगर आप लोगों को बोल दे कि इतना अलाउ किया गया एक्सपांड करने को,
तो डेल्टा एल को उससे माइनस कर दो, डेल्टा एल -1, डेल्टा एल -2, जितना भी रहेगा वो, ठीक है। सो 1 मिलीमीटर में था तो हमने क्या किया, 1 को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लेंथ कितनी थी 5, वैल्यूज लिखी, अंदर डाला ब्रैकेट के और फिर धीरे धीरे सॉल्व करके आ गया 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस आया ये, ठीक है। सो ये हमारे पूरे कंसेप्ट थे। अब बस फाइनल कंसेप्ट बचता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। अब उससे भी क्वेश्चंस हैं, 1-2 वर्क डन के भी क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से। सो सारे टॉपिक्स को हम लोग अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।